नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। श्रीलंका में गहराते माशी बहरान के बीच सदर गोतबाया राजपक्षे ने जुमे की रात इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस हुक्म में कहा गया कि मुल्क की सिक्योरिटी और ज़रूरी खिदमात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके बाद पूरे मुल्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हफ्ते के रोज दारुल हुकूमत कोलंबो में फौज की तैनाती के बीच दुकानें खोली गईं ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सके। इधर फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका की मदद के लिए हिंदुस्तान ने जो ऑयल टैंकर भेजा था वो हफ्ते की सुबह श्रीलंका पहुंच गया। शाम तक इससे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्यूल क्राइसिस से जूझते लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल हिंदुस्तान ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। इसी के तहत 40,000 टन डीजल ले जाने वाला एक जहाज श्रीलंका पहुंचा है। इमरजेंसी के ऐलान के बाद फौज मुश्तबा लोगों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे वक्त तक हिरासत में रख सकती है। श्रीलंका की हुकूमत को की तायद कर रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट डिसॉल्व करते हुए एक आर्जी हुकूमत तश्कील देने की मांग की है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। पूरे श्रीलंका में जोरदार तशद्दुद चल रहा है। कई जगह सरकारी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है और जुम्मे की रात भर भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें 3 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद का सामना या फिर ताज़ा इंतखाबात। अंग्रेजी रोजनामा डॉन ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान से पूछा गया कि अपोजिशन हुकूमत या किसी और पार्टी ने जल्द इंतखाबात कराने या उनके इस्तीफे को ऑप्शन के तौर पर तजवीज़ किया है। इमरान खान ने कहा कि जब मेरे सामने 3 ऑप्शंस रखे गए तब हमने कहा कि इलेक्शन सबसे अच्छा मुतबादिल है, मैं इस्तीफा देने की सोच भी नहीं सकता और जहां तक अदम एतमाद के वोट का ताल्लुक है मैं आखिर तक लड़ने पर यकीन रखता हूं। तहरीक अदम एतमाद से कबल अपोजिशन कैंप अपनी पार्टी के कई अरकान के शामिल होने के मामले पर इमरान खान ने कहा कि गर्जे की अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, हम ऐसे लोगों के साथ हुकूमत नहीं चला सकते। हिंदुस्तान और नेपाल ने आज हाइड्रो पावर सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के अज़्म के साथ कई तरक्याती
शराकती माहिदों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा के दरमियान आज यहाँ वफूद की सतह की दो तरफा मीटिंग में फैसले लिए गए। दोनों वज़ीर आज़म ने जयनगर से करथा यानी नेपाल के दरमियान रेलवे लाइन का इफ्तिताह किया और मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों कायदीन ने नेपाल में रुपए कार्ड का चलन शुरू किया और 132 किलोवाट की सलाहियत वाली 16 कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। भारत यात्रा है। संबंधों के विकास में देवबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। यह हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देवबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट भारत यात्रा है। The multidimensional ties that covers all space of our interaction. We share democratic values, cultural ethos, and civilization linkage, and similar ambition to inclusive development. Relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These lessons have been enriched by close people-to-people contact. For Nepal, relations with India are highly important. We look upon the tremendous economic transformation that India has achieved. We are eager to benefit from India's progress through mutually beneficial economic partnership. Consequently, I remained an important part of तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी के वजीर डेन टिहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती माहिदे पर दस्तखत किए। हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने दस्तखत कर दिए। इस माहिदे से 5 सालों में दो तरफा तिजारत 45 से 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है, जो इस वक्त 27 बिलियन अमरीकी डॉलर है। इस माहिदे को तारीखी करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत कम वक्त में इस माहिदे पर पहुंचे हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद का सबूत है। उन्होंने कहा कि यह माहिदा आलमी सप्लाई चीन को आलमी सप्लाई चेन को काबिल एतमाद बनाने और हिंद बहरहाल खित्ते के इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। उन्होंने बातचीत में शामिल दोनों ममालिक के वज़रा और ओहदेदारों की टीम को मुबारकबाद दी। पिछले हफ्ते हमारे बीच वर्चुअल समिट में बहुत प्रोडक्टिव चर्चा हुई थी
उस समय हमने अपनी टीम्स को इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए मैं दोनों देशों के ट्रेड मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के ट्रेड एनवॉय टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेजी आई। फ्रेंड्स, इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के वजीर खारजा सरगोई लावरोव से मुलाकात की। पीएमओ की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लावरोव ने उन्हें यूक्रेन में चल रहे अमन बातचीत समेत वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं वजीर आजम मोदी ने तशद्दुद खत्म करने की अपील को दोहराया और कहा कि हिंदुस्तान अमन की कोशिशों में किसी भी तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर हफ्ते के रोज एक पोस्टर चिपका नजर आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के एक एहलकार ने ये इत्तला फराहम की सिफारत खाने के बाहर लगे साइन बोर्ड पर चिपका किए गए पोस्टर में लिखा था, नाकाबिले एतबार बाइडन इंतजामिया, हिंदुस्तान को धमकियां देना बंद करो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अमेरिका को चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की जरूरत है, हमें अपनी मुनज़्ज़म और बहादुर हिंदुस्तानी अफवाज पर फख्र है, जय जवान जय भारत। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृता ने कहा कि हमें मज़कूरा वाक़े की इत्तला जुम्मे की रात तकरीबन 10:15 बजे मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 3 के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। डीपी एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक जो कोई भी किसी जायदाद को स्याही, चौक, पेंट या किसी दूसरी चीज से लिखकर या निशानजद करके किसी जायदाद के मालिक या काबिज का नाम और पता बताने के मकसद से खराब करता है, इसको 1 साल की कैद की सजा या 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है। डीसीपी ने मजीद बताया कि मुजरिम को पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी की जा रही है। अमेरिकी सिफारत खाने के गेट नंबर 7 के करीब साइन बोर्ड पर चिपका पोस्टर पर हिंदू सेना का लोगो लगा हुआ था। तंजीम ने ट्विटर के जरिए भी इसकी तस्दीक की है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने 2 पोस्टर्स ट्वीट किए, जिनमें से एक अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर चिपका किया गया, जबकि दूसरे में हिंद नस्साद अमरीकियों पर जोर दिया गया कि वो जमहूरी जंगों की हिमायत बंद करें। मुल्क भर में मार्च के महीने से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में चल रही है। महकमे मौसमियात यानी IMD का कहना है कि मुल्क भर में दर्जे हरारत के इजाफे ने 121 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान ने 121 सालों में पहली बार मार्च महीने में सबसे गर्म औसत दर्जे हरारत दर्ज किया। इस दौरान मुल्क भर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 1.86 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये रिकॉर्ड शुमाल मशरिक और वसती हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत के फर्क पर मबनी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस साल मार्च महीने में 1901 के बाद औसत दर्जे हरारत सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में मुल्क भर का
महीने का औसत दर्जे हरारत 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है मार्च के महीने में, जबकि इससे पहले मार्च 2010 में औसत दर्जे हरारत 33.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरिया असना महकमे मौसमियात ने इत्तला दी कि शुमाली और वसती हिंदुस्तान में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। महकमे के मुताबिक पूरा अप्रैल का महीना खुश्क रहने का खदशा है। कौमी राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मलहका इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में लू की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कौमी राजधानी दिल्ली में 4 से 8 अप्रैल के दरमियान दर्जे हरारत 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। निज गर्म हवाएं यानी लू भी लोगों को परेशान करेगी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और आवाम बुरी तरह परेशान है। हिंदुस्तानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अप्रैल को कीमतों में इस्तेकाम करने के बाद आज यानी हफ्ते के रोज 2 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 80-80 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे के सिलसिले में मरकजी और रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमतों पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि तकरीबन 80 पैसे फी लीटर की शरह से पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से लगता है कि साल के आखिर तक पेट्रोल की कीमत 275 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि आवाम कह रहे हैं कि 80 पैसे फी दिन या तकरीबन 24 रुपए फी महीने के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो अगले जो इंतखाब नवंबर दिसंबर में होंगे उस दरमियान 7 महीनों में तकरीबन 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए फी लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए फी लीटर हो जाएगा। यह है बीजेपी की महंगाई की रियासत। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने मुल्क के किसानों से एहतजाज का बदला खाद की कीमतों में इजाफा करके लिया और 1 अप्रैल से आवाम पर 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की महंगाई का बोझ डाल दिया। कांग्रेस की मौसलात के शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 62 करोड़ किसानों से बदला लिया और डीएपी खाद की कीमत 100 रुपए फी बोरी से बढ़ाकर 1350 रुपए कर दी। इसी तरह एनपीके खाद के बैग में 110 रुपए का इजाफा करके 1400 रुपए फी बैग करके किसानों पर तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि आज 12 दिनों में मुसलसल 10वीं मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ और इस तरह से गुज़िश्ता 12 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 20 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। पहली अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर कल 250 रुपए बढ़ा दिया। आप सबने अपने टेलीविजन पर चलाया, अखबार में लिखा। पिछले 2 महीने में यह 346 रुपया बढ़ चुका है। केवल पिछले 2 महीने में फरवरी मार्च के अंदर ये 346 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 8 साल में 845 रुपया बढ़ चुका है। अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया। मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो, कहां से पकोड़े तलें? बाहर खाना मुश्किल हो गया, रेडी पर खाना मुश्किल हो गया। अब आ जाइए घर का, गृहिणियों का, हमारी बहनों का, माताओं का। उनका गैस सिलेंडर 22 मार्च 2022 को 50 रुपया बढ़ाया और अगर मैं सितंबर और अक्टूबर का रेट भी मिला लूं, जो 2 बार बढ़ाया था, तो 131 रुपया घर का गैस सिलेंडर, रसोई का गैस सिलेंडर बढ़ चुका। 131 रुपया। कमर्शियल अब छोड़ दीजिए। भारत सरकार के पेट्रोलियम, इसी मंत्रालय पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक पिछले साल, इस साल तो और बढ़ेगी खपत, पिछले साल एलपीजी की जो खपत हुई थी वो थी 27,384 मीट्रिक टन। द कंजम्पशन ऑफ कुकिंग गैस लास्ट ईयर 2020-21 was 27,384,000 metric tons. This is Modi ji's government's figure. Multiply it by 140 rupees 50 paisa, which is the last 3 increases only in 5 months. Not too much. I am not saying calculate from 400 onwards. No. Just calculate last 4 months. And the additional burden on people from cooking gas alone
will be 27,900. मंशियात केस में एनसीबी के अहम गवाह प्रभाकर सेल की गुज़िश्ता रोज मौत वाक़ हो गई। प्रभाकर के वकील तुषार खंडारी के मुताबिक उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से चेंबूर के महौल इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर हुई। प्रभाकर सेल का जसद जैसे खाकी अंधेरी में वाक़ उसकी रिहाइशगाह पर लाया गया, जहां से उसे आखिरी रसूमात के लिए ले जाया गया। एक खबर के मुताबिक प्रभाकर मुंबई क्रूज मंशियात केस में एक आज़ाद गवाह था, जिसने दावा किया था कि वो केपी गोसावी का ड्राइवर और जाती मुहाफिज था। प्रभाकर सेल वही शख्स है जिसने मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के कहने पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत तलब करने का इल्जाम आयद किया था। गोसावी वही शख्स है जिनके साथ आर्यन खान के बेटे की सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। इसके अलावा प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर इल्जाम लगाया था कि उसने केस में गवाहों को खरीदने की कोशिश की थी। वाज़ेह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को मुंबई के साहिल पर एक क्रूज शिप पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमान के खिलाफ मुबैना तौर पर ममनुआ मंशियात रखने, इस्तेमाल करने, खरीद और फरोख्त करने, साजिश करने के इल्जाम में एनडीपीएस एक्ट की मुतालिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब फतेह करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात असेंबली इंतखाबात पर हैं। इसी के मद्देनजर केजरीवाल और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों कायदीन का अहमदाबाद में रोड शो शुरू हो गया है। काफी शानदार रोड शो उन्होंने मुनक्किद किया। रोड शो निकोल उत्तम नगर खोडियार मंदिर से शुरू होकर बापू नगर ब्रिज डायमंड 4 रास्ते पर खत्म हुआ। रोड शो में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में वर्कर्स अहमदाबाद की सड़कों पर जमा थे। in the upcoming elections in the state of Gujarat, elections expected in the month of December. The 2017 elections, the Aam Aadmi Party has contested only. पार्टी ने झंडे गाड़े हैं। अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, हमारी प्यारी है गुजरात की। इनकलाब। चंडीगढ़ पर अपना दावा करने वाली पंजाब हुकूमत के खिलाफ हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। पंजाब असेंबली में चंडीगढ़ से मुताल्लिक़ करारदाद पास होने से नाराज अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो हुकूमत आई है वो बच्चा पार्टी है, उन्हें इश्यूज की पूरी जानकारी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे और जुड़े हुए हैं। SYL का पानी जुड़ा हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में वो कुछ बोले नहीं है। तो ये जब भी कभी फैसला होगा तो एकल फैसला होगा।
अलग अलग फैसले नहीं हो सकते। क्या लगता है कि जिस तरह के वादे किए गए हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये तो वादे हैं, वादों का क्या। नहीं, सरकार पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे कि 1000 रुपया देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, क्या उन मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है? नहीं, यकीनी तौर पर मैं अभी जो पंजाब सरकार आई है, क्योंकि ये शैशव काल में है, अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस पार्टी से संबंधित है वो धोखेबाज पार्टी है, उसका जन्म धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उस आंदोलन में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। तो ये तो जिस पार्टी का जन्म भी धोखे से हुआ है वो तो कदम कदम पर धोखा करती है। आज की बैठक के बारे में क्या कहेंगे? आज की जो बैठक रखी है, पूरी मैराथन बैठकें हो रही है, क्या मोटिव रखा गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, इसमें हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर दिया जाता है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। सर, हरियाणा के हित की बात या फिर हरियाणा में दस्तक देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ SYL को लेकर के कोई फैसला न करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के हित? देखिए, किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना, आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना, आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना? पार्टी तो वही है, नेता वही है। पंजाब में हालात अलग थे, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार। नहीं, देखिए, ये जो पंजाब में सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली जुनूबी रियासत कर्नाटका में हिजाब और मंदिरों के अतराफ में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें नहीं देने के तनाजे के बाद अब हलाल मसनूआत का तनाजा पैदा कर दिया गया है। हिंदू कौम परस्त तंजीम RSS से वाबस्ता हिंदू जन जागरण समिति ने हिंदुओं से अपील की कि उगाड़ी या साले नौ के त्यौहार के मौके पर हलाल गोश्त ना खरीदें। उगाड़ी का त्यौहार 2 अप्रैल यानी आज मनाया गया। इस मौके पर हिंदू बड़ी मिकदार में बिलखुसूस बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो रियासत में आमतौर पर मुसलमानों की दुकान पर दस्तयाब होता है। हिंदू जन जागरण समिति के रियासती तर्जुमान मोहन गौड़ा ने मुसलमानों के खिलाफ ताज़ा तरीन मुहिम को हवा देते हुए हिंदुओं से अपील की कि वो हलाल गोश्त फरोख्त करने वाले मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी ना करें। गौड़ा ने मुतनाज़िया बयान में कहा कि तस्दीक शुदा हलाल मसनूआत की खरीदारी का मतलब मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की हिमायत करना है। उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में बात आई है कि हलाल मसनूआत के फरोख से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में किया जा रहा है। हलाल मसनूआत खरीदना मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की हिमायत के मुतरादिफ है। वहीं रियासती वजीर आला के सियासी सेक्रेटरी MP रेणुकाचारी ने गैर हलाल गोश्त की दुकानें खोलने के लिए माली इमदाद की पेशकश भी की है। कर्नाटका के वजीर आला बसवराज बोम्माई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हलाल तनाज़ा बस अभी शुरू हुआ है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इस पर संगीन एतराज़ात किए गए हैं, मैं इसको देखूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी तंजीमें किसी न किसी चीज़ पर पाबंदी आयद करने के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम ऐसी किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे जो काबिल तवज्जो ना हो। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 तारीखी और मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा है। इनमें 29 मजहबी मकामात हैं, 16 तारीखी इमारतें हैं, 4 लाइब्रेरीज हैं और 4 मेमोरियल्स हैं। इधर ओडेसा शहर के रिहायशी इलाके में रूस ने 3 मिसाइलें दागी हैं। गवर्नर मैक्सिम मार्चेको ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमले में कई लोगों के जख्मी होने का अंदेशा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा।